बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ और इसी उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अखबार पढ़ते ही पकड़ते ही वो बचपन का टाइम याद आ गया और मैं सोच रही थी वही टाइम अच्छा था। अगर आप आज हम स्कूल जा रहे होते तो कभी कोविड की वजह से छुट्टियाँ, कभी आपको छुट्टियाँ हो रही हैं जी, स्मॉग आ गई है, कभी गर्मियाँ आ गई हैं, कभी सर्दियाँ आ गई हैं, ईद, शब रात, बड़ी छुट्टियाँ एंजॉय करने का टाइम था। बट अब तो आप यहाँ पर इस स्टेज पे हैं, छुट्टियाँ आती भी हैं, चली भी जाती हैं, कुछ पता नहीं चलता। खैर, वैसे हमारे मसाइल जूं के तू रहने ही हैं, हमारा रोड बनना ही नहीं है, तो फिर फंड मिल भी रहे हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ा है। अच्छा जी, पहली खबर पे आ रहे हैं हमने जी। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है आमिर रज़ा खान साहब और वकास अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा जी, चले जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। पेट्रोल पंप पर एक दिन का ज़ख़ीरा है। 2 दिन रिंग रोड बंद रही, मोटरवे कुछ बंद रही और फिर उसकी वजह से ये था जी सब्जियाँ, क्योंकि वो तो लोगों से हमारी कल भी गुफ्तगू हुई तो नायाब भी थी और महंगी भी हो गई थी। आमिर भाई, देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जब ये प्लान किया तो इनको अपनी प्लानिंग में जो इस तरह की व्हीकल्स हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी की मुहैया करती हैं, वो कोई जल से जुलूस नहीं करते। आप पेट्रोल पंप का जो बाउज़र होता है जिसके अंदर पंप वो पेट्रोल होता है, सॉरी पेट्रोल होता है, कंटेनर जिसको बोलते हैं उसको, और उस कंटेनर के अंदर छुप के तो मुजाहिरीन नहीं जाने थे ना। आप उनको इजाज़त दे दें, आप उनको इजाज़त दे दें, अच्छा वो चले जाएँ। आप जो सब्जियां लाने वाली गाड़ियां हैं, जो फल लाने वाली गाड़ियां हैं, उनको आप इजाज़त, जिसमें 2-2 बंदे हैं वो आए लाहौर तक अपना सफ़र करें या जहां तक भी जाना चाहिए, उनको जाने की वैसे उस तिहाड़ में लोग आपको जो बंद करना चाहिए था वो आपको ये कि मुजाहिरीन वहाँ ना पहुँचे। हाँ। तो आपको उस तरह के चले, अगर आपने बहुत ही करना है तो आप पैसेंजर बसें ख़त्म कर दें, गाड़ियों का दाखिला, कारों का दाखिला मना करते हैं, लोगों को मना। लेकिन जो ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करने वाली जगह, जैसे कोई ट्रक आ रहा है उसमें दालें हैं, चावल है, उसमें मसाले हैं, उसमें आपके जानवरों का चारा है, उसमें इस तरह की ये ज़रूरियात ज़िंदगी, दूध है। उसमें परसों मेरे दूध वाले का फ़ोन आ गया जी, आपको तो पता है शहर बंद है तो दूध जो है वो नहीं मुयसर होता, तो लिहाजा ये आप कितना मुश्किल गुजारा हो जाता है। चलो मेरा तो गुजारा हो गया, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था एक पैकेट, तो इस वजह से गुजारा हो गया। लेकिन जिन लोगों के बच्चे हैं छोटे, जिनको दूध के बगैर गुजारा नहीं है, उनका गुजारा कैसे होगा? ज़रा चीज़ों को सोचना, गवर्नमेंट को जब प्लान करना चाहिए ऐसे मुजाहिरीन के ख़िलाफ़, जो आप चाहते हैं कि रोड्स भी बंद हों, बाकी जगह भी चीज़ें बंद हों, तो लेकिन उसमें जो ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि अद्वियात ला रही हैं, खुशखबरी ये है कि कल जो नए SOPs हैवी ट्रैफिक को खोल दिया गया है लाहौर में आने के लिए, ये एक खुशखबरी है। और इसको मेरी इतलात के मुताबिक GT रोड से भी गाड़ियों को, बड़ी हैवी व्हीकल्स को गुजारा जा रहा है और उनको रोका नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये पेट्रोल जो है, जो एक दिन का ज़ीरा रह गया है, आज से आना शुरू हो जाएगा और मिलना शुरू हो जाएगा। और वकास अहमद, आपका एक कमेंट चाहिए। आमिर भाई ने बिल्कुल सही बात की है कि असल में बिल्कुल ज़ीरो नहीं होना चाहिए था। ये सजेशन थी एक। फॉर एग्जांपल, मैं परसों बाबू साहब को गया तो वहाँ पर उन्होंने कंटेनर पकड़ा जिसमें वेजिटेबल्स थी। तो अब वो उनकी लाइफ इतनी होती है 24 घंटे 48 घंटे। अब फिर उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें नए छोटे जो मज़दा थे वो हायर करने पड़े। बाबू साहब से उन्होंने उसको मज़दों में डालकर तो मंडियों में पहुंचाया। तो हालांकि उस कंटेनर्स में तो मुजाहिरीन या आने या वापस नहीं जाने थे ना, तो ये गुंजाइश होनी चाहिए। फिर ये ज़्यादा मेरे ख्याल में इसलिए भी ज़्यादा कंसर्न की बात नहीं है कि अगर ज़ख़ीरा कम है तो खपत भी तो बहुत कम हो गई है ना। देखें शहर में ट्रैफिक आप 70% ड्रॉप आ गया है, ठीक है। शहर बस चलता है बसता है, बाकी जो लोग शहर में आते हैं तो वो तो आपका एक मेजर जो पोर्शन है वो शहर में तो आ नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है कि पेट्रोल पंप्स वालों 1-2 दिन में, अगर ये एक दिन का ज़ख़ीरा रूटीन के मुताबिक वो है, कुछ चीज़ें इतनी ज़रूरी होती हैं कि उनका थोड़ा सा भी मैं कह रहा हूँ कि एक एम्बुलेंस है, उस पर तो आपको कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए ना। तो हमने देखा बदकिस्मती से कि वो एम्बुलेंस को भी नहीं गुजरने दिया जा रहा था। PSL का फाइनल था और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे उस वक्त एजाज बरसा, मरहूम, बहुत अच्छे इंसान थे। तो उनको PSL के फाइनल में कदाफी स्टेडियम तक आने का रास्ता नहीं मिला, इतनी पब्लिक थी। तो क्या किया उन्होंने, 1112 बुलाई। अच्छा। वो FC कॉलेज के पास वहाँ 1112 में लेट गए और लेट गए तो वो सायरन बजाती। अब वो उसको तो पैदल वाला भी जो होगा वो रास्ता देगा ना जी, वो सायरन बजाती को पता नहीं क्या इमरजेंसी होगी, वो कदाफी स्टेडियम के अंदर आके रुकी
उसमें से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बरामद हुए। मुजाहिरीन बुलेट्स में भी जा सकते हैं। नहीं सर, कितने की जा सकते नहीं, मैं ऐसे मजाक की बात अच्छा, सीएम साहिबा का बयान जो सामने आया वो कहती है एक सूबे की पुलिस दूसरे पर हमलावर हो रही है। वकास क्या कहेंगे इस बयान पर आप? अच्छा, ये बड़ी ना थिन लाइन है मेरे लिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप मरियम साहिबा के बयान को लें तो ये सही कह रही हैं, एक सूबे के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इनकी अपोनेंट पोलिटिकल अपोनेंट पार्टी है दूसरे सूबे में जिसकी हुकूमत है। हालांकि अगर दोनों अफ्रीकन खा वो पंजाब के हो वो तो ये पॉलिटिकल गैदरिंग, पॉलिटिकल शो ऑफ डिस्प्ले इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। हम माने या ना माने, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। तो मेरा ख्याल इस तरह के बयान तो फिर ये सब जो है ना वो सूबाइयत को बहुत ज़्यादा हवा मिलती है कि जी फलां सूबे ने कर दिया, ये ने कर दिया। तो मतलब इसमें ठीक है आप कहें कि जिनका राइट है, लेकिन पुरअमन होना चाहिए। तो अगर आप थोड़े से अपने स्टेटमेंट्स को, अगर अपने आप को बड़ा लीडर शो करवाना है तो अल्फाज आगे पीछे कर लें तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट हो सकता है। अब इससे सिर्फ ये लगता है कि वो मुख्तलिफ है, हम मुख्तलिफ हैं, वो सारा सूबा एक है, हम सारा सूबा एक है। तो इससे अगर बेहतर था कि अगर वो कहते हैं जो मुजाहिरीन हैं या जो जिनको शौक है प्रोटेस्ट करने का वो पुरअमन रहे, हमारी ये अपील है। तो दैट्स इट, उसका इम्पैक्ट डिफरेंट हो सकता है। मुल्क की बात तो हो नहीं रही है, अपने मुल्क के सूबे की बात हो रही है। बिल्कुल अपने सूबे की हो रही है। अगर पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहती है मुजाहिरा तो उसको करने देना चाहिए, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी 1500 पुलिस एहलकार सफ़ेद वर्दियों में नहीं मांगती है। अग्री, बिल्कुल सही कहा। कोई पॉलिटिकल पार्टी कि जी मुझे 1500 सफ़ेद वर्दी। कल एक लेटर गंडापुर का आया, सामने आया, जिसमें उसने कहा जी मुझे वर्दियों में नहीं चाहिए, मुझे 1500 बिना वर्दी के मुसल्ला चाहिए। अब मुझे यह पता 1500 किस काम के लिए थे? वो इस काम के लिए थे कि आप कटी पहाड़ी पर एक हवालदार को मार दें गोली गर्दन में, वो इस काम के लिए थे। तो ये हमलावर है ना जी। मुझे बताएं पंजाब से कौन सा हमलावर जाता है इस तरह से जत्थे लेकर और पुलिस लेकर और चिट वर्दिये लेकर? मुझे बताएं, कोई बताए इसका। देखिए पॉलिटिकल पार्टी अगर करना चाहती है मुजाहिरा ज़रूर करे, उसका कोई हक है, राइट है, आपका हक है, जमहूरी तो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप मुसल्ला होकर और इस तरह से आपने दहशत फैलाई है, और 1500, मैं तो हैरान हूँ कि ये 1500 इनको बगैर वर्दी के क्यों चाहिए थे? 1500 पुलिस एहलकार समझ आते हैं कि मैं इतना जुलूस लेके जा रहा हूँ, मुझे सिक्योरिटी के लिए 4000 चाहिए होंगे, आप उसको वर्दी में लेकर आए ना। आपको ये खुफिया वाले बना के लेके आने की क्या जरूरत थी? उसकी रीजन 1500 होते ये समझा दे। मेरा ख्याल है मरियम ने बिल्कुल ठीक बात की है। एक सूबे की पुलिस जो है वो दूसरे सूबे की पुलिस पर हमलावर है, उसने अवाम की बात नहीं की है। इसका मतलब ये है कि वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है अहकाम जारी किए जा रहे हैं। और पिछली दफ़ा भी जब गंडापुर साहब आए थे तो वो सारी सरकारी मशीनरी साथ लेकर आए थे। तो आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं हैं, आप एक सूबा बनकर हमलावर हो रहे हैं। नहीं, आप देखिए या तो आप पॉलिटिकल पार्टी क्यों हमला किया जा रहा है, पुलिस को खुद जलाया उन्होंने, गंडापुर ने खुद जलाया, उस पर पर्चा भी हो गया। खैर वो जला रहे हैं। देखें आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप जरूर बुशरा बीबी के पीछे आज का एहतजाज करते हुए आ जाए। दफा 144 नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा, वो ऐसे नजर कोई नहीं आया इस वजह से। यहाँ है नहीं, क़यादत में से कोई, क़यादत भाग गई, कुछ भाग गई, कुछ मफरूर है और कुछ उसको कहते हैं रजाकराना तौर पर अंदर है। वकास अहमद, एक कमेंट आपका चाहिए फिर मुझे। लाहौर ना हमेशा से यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत कंट्रोल रहती है और बहुत स्ट्रिक्ट है। ये सिर्फ पीटीआई के या तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से नहीं है, किसी भी हुकूमत में किसी भी में आप। फिर ये है कि लाहौर पुलिस एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट बहुत प्रोफेशनल, बहुत रिसोर्सफुल है। इस तरह की सिचुएशन जो पिंडी आज देख रही है या जेहलम वाले आज देख रहे हैं, लाहौर पुलिस तो पिछले 10 साल से ये कुछ देखती आ रही है। तो इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस था, ज़्यादा वसाइल थे, ज़्यादा रिसोर्सेज थे। इन्होंने एट द सेम टाइम 5-6 फ्रंट्स पे काम किया। एक दफ़ा इन्होंने क्या किया, लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया, लोगों के घरों से किसी न किसी को पकड़ के शोर्टी बॉन्ड्स ले लिए, आपने शहर सारा ब्लॉक कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ आप कंटिन्यूटी लोग पकड़ भी रहे हैं, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी आपने रोक दी। मतलब एक बंदा, अगर मेरी ख्वाहिश भी है कि मैंने इस्लामाबाद जाना है, मुझे आप बताएं पिछले 2 दिन में कोई रास्ता हाथ था यहाँ से निकलने का? तो लाहौर पुलिस एज़ कम्पेयर टू उस तरीके से प्रोफेशनली उसने चीज़ों को मैनेज कर लिया है, ये फ़र्क है। चल आज का एहतजाज देखते हैं कि उसकी हालत क्या निकलती है जी। बाकी जो आपने पिछले एहतजाज की कॉल थी उस पर भी खास तौर पर अगर हम लाहौर की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ के हालात आपने देख लिए। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। 26 नवंबर है आज और अभी वो वाली सर्दी नहीं है कि छुट्टियों की अनाउंसमेंट हो जाए। खैर दिसंबर में छुट्टियां होने जा रही हैं,
और 20 छुट्टियां होंगी और आगाज़ भी इसका 20 दिसंबर से ही होगा। वकास अहमद, छुट्टियां अच्छी बात है। पहले तो पहले क्या मुझे तो आज अखबार पकड़ते ही अपना स्कूल का टाइम अभी ये याद जो आ गया। स्मोक की वजह से छुट्टियां हुई थी ना, ऑलमोस्ट मैंने हर पेरेंट्स को यही देखा यार ये स्कूल कब खुलने हैं। हाँ। ठीक है, और नहीं, वो असल में कुछ मुझे लग रहा था पेरेंट्स परेशान थे वो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से भी फिर कंसर्न पेरेंट्स का ये होता है कि फिर स्कूल वाले क्या करते हैं कि ज़्यादा बर्डन बच्चों पर डाल देते हैं कि जी टाइम कम है एग्जाम्स में, तो आप मतलब ओवर बर्डन लोग हो जाते हैं। फिर पेरेंट्स इस वजह से कहते हैं कि शेड्यूल डिस्टर्ब होता है बच्चों का, तो वो बच्चों की टेंशन जैसे होते हैं। शुरू में आप ये कह रही थी कि जब हम होते थे तो हम छुट्टियां शायद कम होती थी, भाई छुट्टियां इतनी होती थी, बस ये हफ्ता ज़्यादा हो गया है, ये हफ्ता ज़्यादा हो गया है। फ़र्क ये पड़ा है कि तब हम छुट्टियां करते थे, आज हम छुट्टियां अनाउंस करते हैं। ठीक है, और छुट्टियों से हम भी एंजॉय करते ही है ना किसी न किसी तरह से, बच्चों के घर में रहने से। नहीं लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा छुट्टियां होने लग गई हैं आमिर भाई। हाँ बिल्कुल, ये भट्टू साहब जो भी हैं इनका तो डिग्रियां चेक कराएं पहले तो। ये स्कूल कभी गए भी हैं या नहीं गए हैं इनको अंदाजा नहीं है शायद खुदा का खौफ कि बच्चों का। मुझे नहीं पता ना, मुझे क्या पता भाई, मैं इनका नाम पढ़ा जी, तो कुछ नहीं पंजाब खालिद नज़ीर भट्टू, पंजाब के वो कोई हैं, इनके पास डिग्रियां इनकी सारी चेक होनी चाहिए। मेरी भी करा लें, इनकी भी कर लें, मुझे तो कोई अगर ये स्कूल जा रहे होते तो इनका एहसास होता कि इस वक्त माँ बाप पर क्या गुजर रही है जिनके बच्चों ने 9th और 10th के पेपर देने। ओए वाकई सही कह रहे हैं। उनके बच्चे बेचारे ट्यूशन सेंटरों पे और एकेडमियों में रुल रहे हैं क्योंकि आपके स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जा रहा। कभी आपकी स्मोक की छुट्टियां हैं, कभी आपकी गर्मियों की छुट्टियां हैं, कभी 120 दिन की पढ़ाई है, उसमें भी आपने ये 10 दिन की छुट्टियों को 20 दिन की कर दिया। पता है आपको, हमारे ज़माने में ये बात तो कर रहे थे, हमारे ज़माने में ये 10 दिन की छुट्टियाँ हुआ करती थी, तब स्मोक भी नहीं थी ना, तब स्मोक भी नहीं थी। अभी मैंने पिछले दिनों भी ये बात की कि खुदा का वास्ता है अपनी छुट्टियों को, अपने शेड्यूल्स को रीशेड्यूल करें। स्मोक का एक मौसम लिख लें इसमें कि 1 माह की स्मोक की छुट्टियां हुआ करेंगी, ये तो वहाँ से 2 माह 3 माह से 1 माह निकालें, इधर डालें। मैंने तो हत्ता कि मैंने अपनी जान पर खेलकर अदलिया से भी कहा कि आप अपनी गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म करें, आप स्मोक के दिनों में ले लिया करें ताकि लोग अदालतों में भी ना आए। जैसे अदालतों में होती हैं छुट्टियां, जैसे अदालतों में 1 माह की होती है ना छुट्टियां की, वो भी इसको स्मोक के सीजन। अब आप समझ जाएं यार, हमें स्मोक के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है, यहाँ कम से कम उस वक्त तक गुजारनी है जब तक ये चिंगची जिंदा हैं, जब तक ये ट्रॉले जिंदा हैं, जब तक ये हालात के मुताबिक तो लग रहा है LWMC की गाड़ियाँ और ये अदारा जिंदा है, तब तक हमें स्मोक के साथ रहना है। तो ये आप मैं ये समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती है स्टूडेंट्स के साथ और तलबा के साथ और उनके वालिदैन के साथ। वो पैसे भी सारे देते हैं। दिसंबर की छुट्टियां आप स्मोक में दे चुके, आप ना देते तो बात थी। मैंने आपसे पहले कहा कि आप इनको मिक्स करें, वो तो इमरजेंसी एक आप इनको मिक्स करें, आप इनको मिक्स करें। आमिर भाई हमारे बचपन से ये वाले क्रिसमस हॉलीडेज होती थी ना, तो आप इसको मिक्स कर लेना स्मोक के साथ। मैंने आपसे कब का छुट्टियां ना हो, अगली दफा कर लेंगे, अभी तो होने दे और नहीं होने देना। लेकिन भट्टू साहब से एक दरख्वास्त है कि ये जो छुट्टियां हैं, अपनी डिग्रियां चेक कराओ। ये छुट्टियां जो हैं, चलिए अमर भाई की बात भी अगर मान सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये छुट्टियां जो है ना फिर एकेडमीज में और प्राइवेट छोटे छोटे स्कूलों में भी होनी अगेन फिर वो तैयारी नहीं होगी। आप यहाँ चेक करो ना, आपने जो बात की ना, स्कूल वाले क्या करते हैं फिर, वो कहते हैं अच्छा 20 छुट्टियां हैं, ये ले 30 दिन का काम बस। अच्छा वो घर वाले जो बेचारा मेरे जैसा तनख्वाहदार बंदा है, ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, वो घर में पढ़ाएगा, समझे ना। अब मुझे जितना आता है मैं तो उतना पढ़ाऊंगा ना जी, मुझे तो वो तैयारी करानी नहीं आती है मैट्रिक वाली, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूं। अब आप भी जॉब करते हैं, भाभी भी जॉब करते हैं, मुश्किल हो गया। छुट्टियों का मतलब है फिर छुट्टियां हो ना, एकेडमीज ना खुली। अभी ये स्मोक की छुट्टियां थी तो प्राइवेट ट्यूशन एकेडमीज खुली हुई थी डबल फीस के साथ। आपने स्मोक में देती थी बहुत। नहीं वैसे ये वाली तो आपकी सिचुएशन आमिर भाई ये तो इमरजेंसी है ना। आप बात करें आपके बच्चे क्योंकि 9th 10th में नहीं, आयशा वगैरह नहीं गई ना बिना, आपको इसलिए एहसास नहीं है कि बच्चों का इस वक्त कितना कीमती ये बच्चों का आईनी आपका आईनी हक है। आपके 9th से दाखिले होने अगली कॉलेज में। बिल्कुल ऐसे। आप मुझे बताएं, आप वहाँ से अब पेपर बिल्कुल नज़दीक आ गए और आप छुट्टियों पे जो 10 दिन की छुट्टियां थी दे 10 दिन की, आपने 20 दिन की क्यों दी जी? मुझे ये समझा दे भट्टू साहब। इस वक्त बच्चों को जो सबसे बुरे अंक लग रहे हैं ना, वो हमें रजा साहब है
क्योंकि ये उनका आईनी हक मार रहे हैं। क्रिसमस हॉलीडेज देखें हम भी करते आ रहे थे, हमारे पेरेंट्स भी करते दे दो यार, मैंने सर इमरजेंसी में आ गई ना, स्मोक सर्दी में बच्चों को अगर तो दिसंबर अभी वैसे ना मुझे लगता है 8-10 दिन तक सर्दी। हाँ जी, स्कूल वो आगे बंद कर चले दे। मुझे एक दफा किसी ने कहा था कि ये आप जरा इस पर लिखो कि स्कूल होने नहीं चाहिए, घरों पे बच्चे पढ़े। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, बड़े बासर शख्सियत ने कहा। पता नहीं अब आप कैसी बातें शुरू करें। बसों का इंतजाम ना करने वाले प्राइवेट स्कूलों को वार्निंग जारी। ये मुश्किल काम है वकास अहमद, मुश्किल काम नहीं होने वाला ही नहीं, ये आसान काम है। अगर प्राइवेट स्कूल क्लासरूम में एसी के 1500-2000 एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, जाएगी बाहर आपके हालात हैं, बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ प्राइवेट स्कूलों को भी बसों पे लें। उसकी रीजन ये है, अच्छा मैं बताता हूं, मजे की चीज़ है, हमें पेरेंट्स को मतलब ये है, हमें भी थोड़ा सा ना अपने बच्चों को ये रियलाइज़ करवाना है कि बस पे भी अब अच्छी वैन पे भी स्कूल जाया जा सकता है। 100 बच्चा अगर आपके स्कूल में आता है ना, तो उसको छोड़ने के लिए 100 गाड़ियाँ आती हैं या बाइक आएगी, ठीक है। अगर वो एक बस में 50 बच्चे बैठ सकते हैं तो उससे ट्रैफिक मैस जो है ना वो कम होगा। लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं पे आएगी जब आप जो बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या बच्चों में देखती हूँ ना, सब्जाजार के इलाके में पंजाब यूनिवर्सिटी की भी जीसी की बसें गुजर होती हैं, ग्रुप्स में स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, बच्चे किस तरह जाएंगे, ठीक है, छोटे बच्चे किस तरह। आपने जिन पेरेंट्स ने वैन लगाई हुई हैं स्कूल जाने के लिए, जो आप खुद अफोर्ड नहीं कर सकते, वो घरों से पिक करते हैं, ठीक है। जो पेरेंट्स सुबह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आ सकते हैं, वो स्टॉप पे भी छोड़ सकते हैं ना। मैं इसकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मुझे कल मरकज़दार मेरी सोसाइटी से एक स्कूल से फ़ोन आया प्रिंसिपल साहब का, उन्होंने कहा जी हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, हमारी सोसाइटी में 100 स्कूल हैं और 100 के 100 ही नॉन रजिस्टर्ड हैं या नॉन कमर्शलाइज्ड हैं LDA से। पहली बात तो ये है। मैं ऐसे मैं आपको हमारे वहाँ एक पीको रोड है, उसमें दिखाता हूँ गलियों के अंदर जहाँ साइकिल भी नहीं ना जा सकते, 3 मरले के घर में स्कूल बने हुए, वो बस कैसे लेगा और वहाँ बस कैसे छोड़ने आएगी, ये किसी ने सोचा है? कैसे पहुँचेंगे वहाँ बच्चे? जब ये आइडियली बहुत ठीक है, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त है, जैसे यूरोप है, अमेरिका है, वैसे वो बहुत अच्छी बात है वहाँ। लेकिन वहाँ स्कूल जो होते हैं वो आपके गवर्नमेंट कॉलेज जब कभी बना था तो स्कूल बना था, ये आपका नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो यूनिवर्सिटी है ये स्कूल बनी थी, ये होम इकोनॉमिक्स कॉलेज जो बने थे ये स्कूल, ये जब बने थे तो इतनी बड़ी जगह होती है जहाँ पे बसें अंदर, आपके वादत रोड जो स्कूल है उस टाइप के स्कूल हुए तो वो बसें रख सकते हैं, उनवासी रोड्स हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने गली मोहल्ले में हर एरे गहरे नत्थू खैरे को लाइसेंस टू किल दिया हुआ है एजुकेशन का, सही कह रहे हैं, और आपने धराधर ये तकसीम किए हुए हैं, जिसके पास 3 मरले जगह है उसको भी दे दिया, जिसके पास खाली प्लाट है उसके पास भी स्कूल के लिए नहीं, तो जिसके पास बस खड़ी करने की जगह नहीं है मैडम, बस तो दूर की बात, मैं आपको ना साइकिल मोटरसाइकिल ना आप शहर के ना 20 जो टॉप के बड़े स्कूल चेन है ना वो उनको आप उनको कर लें। मैंने कहा हम इस बात पे ये इस प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया ना, वो 20 स्कूल नहीं आमिर भाई, सर गुजारिश ये है आपकी बसें जो चलेंगी उससे जो डीजल निकलेगा वो डीजल पे चलती है सारी की सारी, इलेक्ट्रिक बसें दे दें, सबस्टाइल बसें दे दें। अगर आप अपने ब्यूरो, अभी पिछले दिन में खबर आई थी कि आप बड़ी आइडियली बात कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक ले लें, आप स्कूलों तक और ट्रेन चला आमिर भाई अब बात लगा दें। चलिए हम ये थोड़ी सी मामला अपने ब्रेक में डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं स्टूडियो में। वेलकम बैक। और FBI ने क्रैकडाउन के लिए प्लानिंग कर ली है। किस क्रैकडाउन के लिए? गैर कानूनी सिगरेट माफिया के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। क्या प्लान है आमिर भाई और कितना ज़रूरी था ये? पहली बात तो है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए मुज़र है, पहली बात तो ये है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक बिज़नेस है और ये बिज़नेस हो रहा है और उसमें जो नकब लगी है वो ये स्मगल सिगरेट की, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक है, मैं ये समझता हूँ। इसमें मोस्टली डब्बियाँ अगर आप देखें, क्योंकि सिगरेट पीने वाला देखता नहीं है, एक्सपायर्ड है। अच्छा, जो आपके नियर टू एक्सपायर्ड चीज़ें हैं वो तो खैर आपने अच्छा ऐसे कहा जैसे आपको पता नहीं कि आपके यहाँ तो मेकअप भी बिकता है जो नियर टू एक्सपायर होता है। नहीं, मैं तो वैसे बहुत एहतियात के साथ ऐसी चीजें इस्तेमाल करती हूँ ना, कोई करता है कोई नहीं करता है। नहीं, लेकिन सिगरेट भी सस्ता समझ के ले भी लेता है, तो सस्ता ये ऑनलाइन लेते हैं। आप ऑनलाइन मंगवाएं, ऑफर सर ऑनलाइन मंगवाएं। एक दफ़ा मंगवाया अभी मिसेज ने, एक बड़ा वो मेकअप आर्टिस्ट ब्रांड है,
उनका वो आया नया तो वो मंगवाया, तो मैंने उसको पढ़ के दिखाया, मैंने कहा ये नियर टू एक्सपायर है। बेसिकली आप चाहते नहीं थे ना भाभी? नहीं मैं नहीं चाहता हूँ, उसके ऊपर लिखा हुआ नियर टू एक्सपायर है। हाँ। ये यूरोप और अमेरिका से नियर टू एक्सपायर चॉकलेट्स, नियर टू एक्सपायर ये जो मेकअप है, नियर टू एक्सपायर टूथपेस्ट हैं, जो लोग बड़ा समझते हैं ना कि हमने एक बड़े स्टोर से जाके भाईजान बाहर दी टूथपेस्ट खरीदी है, उसको ज़रा उसकी डेट, असल में हम डेट पढ़ना भूल गए, ताकि अद्वियात की भी डेट पढ़ना भूल गए। आपके यहाँ शेविंग फोम एक्सपायर बिक रहे हैं, आपके यहाँ पे सिगरेट्स एक्सपायर बिक रहे हैं। सिगरेट्स की बात हो रही, चलें इसी पे बात कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। तो एक बरसबीले तस्करा चल पड़ा। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बिजनेस को रोका जाए। ये ना सिर्फ लोकल मार्केट को डैमेज कर रहे हैं, बल्कि लोगों की सेहत को भी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। और ऐसे हल्की ब्रांड के सिगरेट जो हैं उनमें, क्योंकि लोगों को शायद समझ ना आए होगा, तो टोबैको है, सस्ते होते हैं। टोबैको जो है टोबैको प्रोसेस होता है, लेकिन उसके साथ जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो उसका पेपर है। जितना सस्ता सिगरेट होएगा उसका उतना घटिया पेपर लगा होगा। और अगर आप बाहर वाले सिगरेट्स खरीदते हैं तो आप कभी सिगरेट्स निकालिएगा तो वो हल्का हल्का ना इधर इधर से वो उसने ब्राउन हुआ होगा, क्योंकि उसको समंदर के रास्ते आते हैं और समुंदर के रास्ते किसी जगह पर उतरते हैं, फिर वो पता नहीं कैसे कैसे कंटेनरों पे आते हैं, उन पर वो नमी आई होती है और नमी उसको तबाह और बर्बाद कर देती है। खुदारा आप भी बचे ना कि लोग खरीदते क्यों है, सस्ते हैं। लेकिन ये तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले बिक रहे हैं ना। एफबीआर को छापे मारने की, क्रैकडाउन करने की क्या जरूरत है? 2 बंदे लें, उन्होंने कहा यार तेरे जिम्मे यह इलाका है, लेट्स से मरजार सब्जाजार तेरे जिम्मे में, अगर इतने मिलिया तेरी नौकरी भी गई और तू अंदर, उस तो बाद चेक कर रख लें। इसमें कौन सी बड़ी साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है, छापे मारे जाएंगे, क्रैकडाउन किया जाएगा। हमेशा बेसिक से पकड़े आप, वहां से पकड़े, आपको बड़ा जो ताजर है, डीलर है, जो इसका वो स्मगल कर रहा है, वो मिल जाएगा, उस पे वो चेन है, चेन मिल जाएगी, उसका असर जरूर पहुंचता। वकास अहमद, अच्छा इसका सिर्फ नुकसान ही नहीं है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान है। टैक्स चोरी बहुत ज़्यादा होती है और अरबों रुपए के सिगरेट स्मगल्स होते हैं। अच्छा, जिस तरह से अमर भाई ने निशानदेही की ना कि एक तो जो बाहर से आते हैं स्मगल होके, फिर ये जो फॉरेन ब्रांड्स के नाम पे लोकली मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो डबल टैक्स चोरी करते हैं कि लोकल मटेरियल ख़रीदते हैं, बस ब्रांडिंग करते हैं और मार्केट में बगैर टैक्स के, बगैर किसी उस स्टैंडर्ड्स के मार्केट में फेंक देते हैं। तो वो दोनों तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, यूज़र को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और उससे बढ़कर गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी माशरत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये क्रैकडाउन इस हवाले से जो आपकी तंबाकू सेक्टर है, जो कि पाकिस्तान में हाईएस्ट टैक्स पेयर है, वो कई बार ये लिख चुका है गवर्नमेंट को और एफबीआर को कि ये स्मगल वाले सिस्टम को रोक के इतना नुकसान हो रहा है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि आप एफबीआर, क्योंकि इनको टारगेट मिला होता है कि रेवेन्यू ने इतना जनरेट करना है, तो मेरा ख्याल है ये इज़ द बेस्ट एक सेक्टर है जहाँ पे ये काम कर सकते हैं और मुल्क को भी फ़ायदा होगा, लोगों की सेहत को भी फ़ायदा हो सकता है और ये अपना टारगेट भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है, जब आप इनको परखना शुरू करते हैं, इनकी पत्थें उतारते हैं, तो फिर पता चलता है कि बेसिकली जिनसे हमें शफा लेनी थी, हाँ, वही मर्ज के। अच्छा, आप मुझे ये बता दें, नुकसान तो सिगरेट का है ही है आमिर भाई, ये वाले सिगरेट क्या कंपैरेटिवली ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं? बिल्कुल, ये सस्ते सिगरेट्स हैं। मैंने आपसे कहा इसमें जो मटेरियल यूज होता है, लेट्स से इसका फिल्टर है, वो इंतहाई घटिया ब्रांड का होएगा, जो वो टॉक्सिक को, उस टार उसमें बोलते हैं, जो काले रंग की, अगर आपने कभी वो वाला यूज़ किया है ना किसी ने, तो आपको समझ आएगी कि उस फिल्टर के अंदर जो जमा होती है चीज़, उसको टार बोलते हैं, जो आपके जिगर पे जाकर डायरेक्ट उसको काला करती है। वो टार का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, उसका जो कागज़ जल रहा है, उस कागज़ का जो धुआं है वो आपके जिगर को और आपके फेफड़ों को ज़्यादा डैमेज करेगा। तो ये जितना सस्ता सिगरेट आप समझ रहे होते हैं, ये उतना ख़तरनाक भी होता चला जाएगा। जितना महंगा सिगरेट्स होता है उसमें बहुत सारे उनको उसमें से प्रोसेस में से गुजारा होता है, उसके कागज़ को भी, उसके तंबाकू को भी, उसके फ़िल्टर को भी, उस पर चेक एंड बैलेंस होता है। कोई फैक्ट्री, कोई तो बंदा होएगा जो उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक करता होगा। लेकिन यहाँ पे तो ये जो भाई ने बिल्कुल ठीक बात की कि लाला मुँह से मोहरा भी लग रही हैं, लोकल डबियाँ बना के उन्होंने उस पर प्रिंटिंग करके और उसको पैक करके प्लास्टिक में, गवर्नमेंट के लिए क्या बहुत मुश्किल टास्क है इसको? मैं तो पहले कहा ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है। अगर आपने मईशत को सहारा देना है और अगर आपने सिगरेट इंडस्ट्री को बचाना है, जो कि एक इंडस्ट्री बन चुकी है, उसको बचाना है, तो फिर आपको ये स्मगलिंग, कोल्ड ड्रिंक्स आपको मिलती हैं जाली, आप टेस्ट करके पता चल जाता है ये है,
तो वो कुछ पा के नहीं दे रहे होते, शादी हालों में मोस्टली मिलते ही ये हैं। बिल्कुल है। तो वो सरकार शादी पे जाओ तो बोतल ना पियो। वैसे नहीं पीनी चाहिए, मुजरे सेहत है जी, सिगरेट भी मुजरे सेहत है। बाकी जहाँ तक रह गई मैशत में ये बड़ा ये हर मजेदार चीज जे रही है मुजरे सेहत ही है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक। खबर क्या है जी, एलडीए हुकूमती फंड्स के लिए बाबुओं के रहमो करम पर है। एलडीए को पीएनडी की जानिब से मंजूरी के बावजूद फंड्स नहीं मिले। वकास अहमद। अच्छा, मुझे तो बड़ी आपकी जब ये खबर पढ़ रही थी ना, मेरे जहन में आ रहा था कि एलडीए इतना मजलूम है जितना ये जुल्म करते हैं लोगों पे। इन्हें फंड्स की जरूरत इन्हें फंड की जरूरत है, इन्हें फंड की जरूरत तो नहीं होती है, मतलब एक फॉलो तो करना है ना उन्हें सिस्टम। लेकिन बात यह है कि एलडीए ना तो बाबुओं के बगैर है, वहाँ पे भी बाबू बैठे हुए हैं। इसमें तरस आता है उस अवाम पे, तरस आता है उस अवाम पे जिन्होंने इस फैसिलिटी से फैज़याब होना था। आप इनके रहमो करम आप एक चीज़ पाकिस्तान में मुश्तरका है, वो ये है कि सारे पोलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, पोलिटिकल लीडर्स हैं, वो एक दूसरे की ज़रूरियात को समझते भी हैं और उनका तावन भी करते हैं। सारी ब्यूरोक्रेसी सेम इश्यूज़ हैं, आप कराची, पेशावर, पंजाब, जहाँ पे मर्ज़ी चले जाएं, इस्लामाबाद, सेम इश्यूज़ हैं। फ़ाइल इधर जा रही है, फ़ाइल उधर जा रही है, फंड्स फ़लानी ऑफिस से रिलीज़ नहीं हो रहे, फ़लाँ एतराज़ लग गया है। तो ये जो डिलेज आती हैं ना, ये सिर्फ अवाम जो डायरेक्टली अवाम का कोई प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें आती हैं। भाई अब एलडीए को भी एक बाबू चला रहा है, एलडीए वाले तो वैसे भी बहुत बड़े बाबू हैं, तो अब वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे तो उन्हें बिल्कुल सिस्टम का नहीं पता कि पीएनडी वाले के क्या ऑब्जेक्शंस हो सकते थे, क्यों डिले कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा तो ख्याल ये लगता है कि बस दोनों ही खेल रहे हैं। आपकी फाइल इधर जा रही है, फाइल उधर आ रही है, उधर जा रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। तो अगर एलडीए वाला एक अदारा भी जो खुद इस काम में बड़ा पढ़ा लिखा भी है, तेज़ भी है, समझता भी है चीज़ों को, अगर वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे नहीं निकलवा सकता, तो फिर जो छोटे अदारे हैं जिनकी ज़्यादा अहमियत भी नहीं है, जो सीएम साहब के इतने क्लोज भी नहीं है, जिनके सरबराहान, तो उनसे तो फिर आप उम्मीद ना रखें ना। तो मेरा ख्याल है कि एलडीए को इतना मजलूम बनने की ज़रूरत नहीं है, काम करके डिलीवर करके और आवाम को कहे कि जी हाँ मैंने ये कर दिया। आमिर भाई, ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के हवाले से खबर है शायद, हाँ जी, जिसके मैं खिलाफ, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बज रहा है जी। मैंने पहले दिन से ये कहता था कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स चलाना एलडीए का काम नहीं है। जो इसको चलाने के माहिरीन हैं, जो इसको चलाते हैं, जो क्लब्स हैं, जो एसोसिएशंस हैं, ये स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं, उनको दें और इसको खुदारा इसको कमर्शियली ना देखें। अभी तो ये यूजलेस है, ये हमेशा यूजलेस रहेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ तनख्वाहें दी जाएंगी, बिजली के बिल दिए जाएंगे, गैस के बिल दिए जाएंगे, पानी के बिल दिए जाएंगे। वो सारे मुलाजिम जो हैं वहाँ पे वो मौजे कर रहे हैं और खाली बैठे हैं, खाली पड़े। आप मुझे बताएं, चले मैं रहने वाला हूँ सब्जाजार के इलाके का, मुझे बताएं सब्जाजार में क्या किसी की पसली है कि वो आपको 8 लाख रुपया दे और फिर 50,000 रुपये महीना भी दे? कोई एक बंदा बता दें। जो अमीर भी होंगे हमारे इलाके में, जो अमीर हमारी तरह के, जो हमारे जैसे तो नहीं, हमसे ज़रा अमीर लोग हैं, वो उनकी भी पसली नहीं रही। अब ये था स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, इसको चलाना एलडीए का काम नहीं था। एलडीए एक जौहर टाउन वाला बनाकर लोगों को लूट चुका। उसके बाद जी ये भी 3 माह में जो जी मुनाफा बख्श हो जाएंगे, तो आप कारोबार कर रहे थे स्पोर्ट्स के नाम पे। एलडीए ने लिख के दिया था कि 3 माह में ये मुनाफा बख्श हो जाएंगे। सही बात है। आज ये खसारे का शिकार और हमेशा रहेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, खुदारा इनको एसोसिएशन को दें, प्लेयर्स खेलें, नई नौजवान नस्ल तैयार करें, नए वो जो अरशद जो लेके अरशद नदीम, उस तरह के लोग तैयार करें, नए चेस चैंपियन तैयार करें, नए आप बैडमिंटन चैंपियंस तैयार करें, कोई वाजिद जैसे, कोई सामुल हक जैसे लोग तैयार करें। ये आप जो 4-4 लाख रुपए में जो मशीन बेचना और महीने की बेचना चाह रहे हैं, वो घर में आ जाती है, बनी बनाई मशीन, उस पर भी हो जाता है। अब तो वो एक मशीन से आप 50 किस्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसे ही, और वो जगह भी ज्यादा नहीं लेती। तो आप किस तरह से चलाना चाह रहे थे इसको, और क्या आप इसको कारोबार के तौर पे चलाना चाह रहे थे? तो एलडीए का ये काम नहीं था। एलडीए का काम मेरा तो एक सवाल है, हाँ जरूर करें सर सवाल मरियम साहिबा से, कि हम जो शहर हम हैं, लाहौर वाले कह लिया, पंजाब वाले, हमने अगर खेलने जाना है, स्विमिंग करने जाना है, कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ करनी है, तो वो भी हमने पैसे देने हैं, मेंबरशिप लेनी है, फिर आपकी एक्सेसिबिलिटी है। स्विमिंग तो मुफ्त है। कहाँ?
नहर थे, नहर ने या BRB नहर और में। अगर तेरा डुबन ते दिल करे तेरा हरी थे। दफा 144 है। नहीं कोई दफा 144 में वो कहते हैं पूरे फ्लोर ही नहीं। सर आपकी नहर पे नशाई भी तो बैठे ही हुए ना, कौन सी दफा 144 है? 4 बंदों पे पाबंदी है। हल्की सी डुबकी लगा सकते हैं आप। मेरे साथ चले ये नहर पे, ये मॉल रोड से क्रॉस करके आगे आपको 4-4 क्या 15-15 की टोलियों में बैठ के पर्दा डाल के तो वो अंदर वो कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। हाँ। है ना, तालीम हम नहीं दे सकते, बिल्कुल सही कहा, हेल्थ हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हम नहीं दे सकते। तो फिर जब ये अवाम से हुक्मरान ये कहते हैं कि अवाम टैक्स नहीं देती या कम टैक्स देती है, तो किस चीज़ के टैक्स देने चाहिए हमें? तो फिर ये किस लिए बैठे हैं? मतलब मैंने ये तो पब्लिक अभी ये पब्लिक सर्विसेज हैं, वो फिर लेके भी तो बैठे ना, बंद करके फिर मुलाजिम मुझे वहाँ पर कोई नहीं मैंने जा रहा। जब आमिर भाई ने ये बात कही कि एलडीए ने कमिटमेंट की थी, मैंने फिर अभी गौर किया तो इसमें लिखा हुआ एलडीए ने 6 माह में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मुनाफा बख्श बनाना था। भाईजान वो कोई जाएगा तो पब्लिक को फैसिलिटेट करना मकसूद नहीं है, सरकारी फंड से प्रोजेक्ट बनाते हैं, कारोबार है, सरकारी फंड से प्रोजेक्ट बनाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। भाई सर गवर्नमेंट तो बिजनेस कर रही है। मैं तो खुद जाके विजिट करके आई थी। मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाली खबर डिस्कस करना चाह रही हूँ, जिसकी अपडेट आई है, जो कि कुछ दिन पहले अफसोसनाक वाकया ये हुआ था कि पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आए, 3 साल का बच्चा था, और वो लेकर इस खर्च से आए कि 3 साल का बच्चा है, अभी बोल नहीं पा रहा, डॉक्टर को चेक कराने लेकर आया और बच्चा वहाँ पर गटर में गिर गया। अच्छा जी, इसकी अपडेट क्या आई है वो मैं आपको बता देती हूँ। अपडेट ये आई है जी, एडिशनल MS डॉक्टर नसीम बेग समेत 5 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया है। सैनिटरी सुपरवाइजर हैं फैसल अता, सब इंजीनियर और सीवरमैन है जिनको मुअत्तल किया गया है। आमिर भाई, सीवरमैन का तो कसूर नहीं है, क्या उसने गटर का ढक्कन उठा के देखें, जो आपका इंजीनियरिंग विंग है, जो आपका इनके ऊपर जो सुपरवाइजर है जिसका नाम भी आपने EMS है, तो वो इंतजामिया नहीं, सारी इंतजामिया तो नहीं होती, चलो 4-5 लोग हैं, लेकिन मुझे सीवरमैन पे दुख हुआ, सच्ची बात है, उसका काम तो नहीं है ना जी ये वाला। उसको आपने सिर्फ ये कि 5 लोगों की लिस्ट बढ़ाने के लिए कि हमने 5 लोग मुअत्तल किए हैं, सीवरमैन को भी आपने कर दिया। उसने तो रिपोर्ट किया होगा, तो उसने बेचारे ने तो उसकी तो जल्दी सुनवाई, उसने तो लकड़ियां जोड़ के रख दी ना ऊपर, उस बेचारे ने तो अपनी तरफ से उसने जो किया होगा, उसका मुझे दुख हुआ है। बाकियों को उसकी बात की है ना, यहाँ तो गली मोहल्लों में भी गटरों के ढक्कन नहीं है, चोरी हो जाते हैं, बहुत सारे नहीं है। अब वैसे ही जैसे सर्दियों का आगाज होगा, आप देखते हैं अंधेरा जल्दी हो जाता है, बहुत सारी मोटर बाइक्स जो हैं उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो किसको मुअत्तल करेंगे वकास? अच्छा, ये तो बिटवीन डिपार्टमेंट्स फाइलें चल रही होती हैं ना, तो क्योंकि एक अलग से दुनिया, एक पूरा हॉस्पिटल भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर भी तो फाइलें ऐसे चलती हैं ना। एक ने ये नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ढक्कन नहीं है, तो वो उन्होंने लिख के भेजा होगा कि ये ढक्कन वहाँ पे लगा दें, वो फिर अप्रूव होने गया होगा, ठीक है, वो फाइल फिर फंड्स वाले में डिपार्टमेंट में गई होगी, ठीक है, तो फिर जाहिर बात है फिर कहीं थर्ड पार्टी से वो ढक्कन लिया होगा बनवाने के लिए, फिर उसकी इंस्पेक्शन हुई होगी, फिर वो पहुंचना था, फिर रखना था, फिर उसका फितरा भी शायद कटना था, सीवरमैन कहाँ पे फिर एक विजिट भी होना था। बता दें सिर्फ एक ठीक है, आप तो ऐसे करते रहते हैं एक तरह आप, हाँ जी, सीवरमैन क्या है, कहाँ आ गया सर? बात ये है कि वैसे जब आप एक अदारे के सरबराह हैं ना, तो आप जिम्मेदार हैं, बिल्कुल सही। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दी गई है कि आपने ये सारी चीज़ें ओवरलुक करनी है, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते, इसमें मतलब था कि आप में कमी थी, आप उस पर्सपेक्टिव में नहीं देख सके चीज़ों को, तो रिस्पॉन्सिबल तो आप बनते हैं। लेकिन वकास हम सीखते क्या इन चीजों से? चलो इसका हल कोई नहीं है, आपने मुअत्तल कर दिया, बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं। सीखते ये हैं, सीखना ये होता है। फिर मैं कहूँगा, फिर आप में कोई हमने कहना शुरू कर देगा आप ख्याली बातें करते हैं। इस इंसान को ना अल्लाह ने ये 2 तरीक़ों से सुधर सकता है। पहला ये है कि इसको बताया जाए, इसकी ज़हन साजी की जाए। दूसरा ये है कि जो ज़हन साजी प्रोसेस से नहीं बन सकते उनको डंडे के साथ सुधारते। तीसरा तरीका कोई नहीं है। अगर आप कहें ना कि सारी सड़कें, लाहौर की सारी सड़कें बना दें, फिर भी आप कहें कि एक्सीडेंट ना हो, फिर भी होगा। आप छोटी सड़क पे अगर उनको ये चीज़ बावर करवा देना कि भाईजान आप 2 मिनट बैठ जाएंगे, लेट चले जाएं, हमारी तो आप सारे हम पहुंच सकते हैं खैर वाफियत के साथ। हमारे माशरे में कोई समाजी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, उसकी वजह भी है, अजीब सी फ्रस्ट्रेशन है हमारे माशरे में। जो साहिब इस्तात है वो छोटे बंदे को कोई समझता नहीं है, ठीक है। दुनिया में आपकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट और सबसे ज़्यादा हिस्सा समझा जाता है जो बंदा पैदल चल रहा है सड़क पे या गली में। यहाँ पे सबसे बुरा वो बंदा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बंदा साइकिल पे आ गया है तो उसको
अब उसको इतने लोगों ने टाउंट करना है, हॉर्न मार मार के, उन्होंने कहना बाबा तू कितने आ गया मुंह चुक के साइकिल दे, साइकिल वाली जगह है। तो सेम सिचुएशन है, कोई बंदा आप कहना देखा नहीं है, वो कोई वहां पे किसी ने, ये तो नहीं है ना कि वहां पे वो खातून अकेली गई थी जिसका बच्चा गिरा, कितने लोग गए होंगे। हम ये सोचते हैं कि हम बच गए हैं। 5 लोगों का मौतल करें, 6 लोगों का करें, जो जिंदगी जानी थी वो चले गई, माँ को उसका बेटा कभी नहीं मिल पाएगा। आज भी इन चीज़ों से ना सीखा तो इस तरह के वाक़यात खुदा न खास्ता ऐसे रिपोर्ट होते रहेंगे, आप लोगों को मअतल करते रहेंगे। पहले भी यही होता रहा और आगे भी यही होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे स्टवीदास। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। जान है तो जहान है। हम ये समझ लें कि हम जो ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस ज़िंदगी को गुजारने का असल मज़ा तब है अगर आप सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं। सो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। खून की इंसानी जिस्म में अहमियत क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमें ये भी नहीं पता, हम खून की कमी का शिकार हैं, हमें ये भी नहीं पता। बच्चों में, बड़ों में और बूढ़े अफराद में खून की कमी की वजूहात क्या हो सकती हैं, अलामात क्या हो सकती हैं, और क्या हम इसको अपनी खुराक के ज़रिए पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हामिला ख़वातीन में अगर खून की कमी होती है तो किन मसाइल का सामना हो सकता है, इस पर भी खुसूसी तौर पर बात होगी। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी। सरफराज हुसैन काज़मी साहब हेड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, डॉक्टर जोहा असलम है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी सरफराज साहब, खून की कमी हम अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो एनीमिया का शिकार हैं। कुछ सिम्टम्स वाज़ेह भी होते हैं लेकिन हम नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। अहमियत क्या है हमारे जिस्म में खून की? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने और थैंक यू वेरी मच सिटी 42 के आपने इस सेगमेंट का इंतखाब किया। अभी कल ही पूरी दुनिया के अंदर जो है वुमेन डे सेलिब्रेट किया गया, एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो मैं ये समझता हूँ कि औरतों में खून की कमी होना ये भी एक जेंडर बेस्ड वायलेंस है। और अगर हम पूरी दुनिया की सिचुएशन देखें तो पूरी दुनिया में इस वक्त जो टोटल पॉपुलेशन है इट्स अबाउट 8 बिलियन पीपल ऑन अर्थ और 50% आर वुमेन। और उसका जो 47.7% जो ख़वातीन हैं वो उनको मालूमात नहीं है अपनी सेहत के बारे में, उनको रसाई नहीं है कि वो अपने सेहत के बारे में जान सकें और कहाँ पे जाके उनको सर्विसेज लेनी है। और सेम सिचुएशन है पाकिस्तान की। वही नंबर कोई 24 करोड़ की अब की आबादी और उसमें से आधी ख़वातीन और वही 47% जो हैं ख़वातीन ऐसी हैं। जो लास्ट हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्वे हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में करवाया और 2019 में उसकी फाइंडिंग्स आई थी, उसके मुताबिक 52% जो हमारी ख़वातीन हैं, टोटल पॉपुलेशन का 52% लेडीज़ दे आर एनीमिक, आयरन डेफिशिएंट है। अच्छा, और ये जब औरतें बेबी डिलीवर करती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो 41% बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कि स्टंटिंग के साथ हैं, 18% वेस्टिंग के साथ हैं, यानी कद में भी पूरे नहीं हैं और वज़न में भी पूरे नहीं हैं। और जो फर्स्ट 1000 डेज़ हैं बेबीज़ के, उसमें 80% जो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट है वो होती है। स्टंटिंग माँ, स्टंटिंग के साथ जो उसने बेबी डिलीवर किया, ठीक है, तो वो बच्चा क्या मुल्क के अंदर, माशरे के अंदर क्या काम करेगा, जो कद में भी छोटा है, वज़न में भी पूरा नहीं है और उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हुई। ये बहुत बड़ा इशू है। और आगे बढ़ें अगर, तो यही बच्चे माशरे के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस है उनकी बड़ी लो हो जाती है। PhD स्कॉलर हैं, उनका पिछले दिनों आर्टिकल था बड़ा, उन्होंने कहा जी ये बच्चियाँ जो कि एनीमिक हैं उनकी एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो लेस देन 40% है। जो बच्चियाँ एनीमिक नहीं हैं वो मोर देन 70% के ऊपर फॉल कर रही होती हैं अपनी एकेडमिक उसके अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस है। सेम जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उसके अंदर खेल कूद है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं स्कूलों कॉलेज के अंदर होती, उसमें भी पार्टिसिपेट कर पाती हैं इस वजह से। तो ये जो ये सिनेरियो है पाकिस्तान के अंदर, और ख़वातीन को अवेयरनेस ही नहीं है कि उसके अंदर खून की कमी है, ठीक है। अच्छा, जो उसके सिम्टम्स के ऊपर अभी जोहा उसके ऊपर बात करेंगे डिटेल से, मैं चाहूँगा कि उसके सिम्टम्स, उनकी जो फील क्या होता है। मैं जोहा पे आ जाती हूँ। सो हमें बताना ये ज़रूरी है ना कि आपको ये अलामात हों तो फौरी तौर पर आप जी अपना ब्लड टेस्ट कराएं, आपको अपना ब्लड लेवल पता चले। क्या सिम्टम्स होते हैं जोहा?
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जब हमें अनीमिया यानी कि खून की कमी का आप कह लें कि इल्म होता है कि हमें खून की कमी आ रही है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि खून की कॉम्पोजिशन क्या है। अब खून में रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि सारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। जहाँ रेड ब्लड सेल्स में कमी आना शुरू होती है वहीं आपके जिस्म के वेरियस ऑर्गन्स में ऑक्सीजन नहीं जा रहा। जब ब्रेन पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, जब आपके पूरे जिस्म में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो दैट मीन्स कि आपको अब वेरियस सिम्टम्स आना स्टार्ट होंगे, जिसमें सबसे बड़ी जो अलामत है वो है कि कॉन्टीन्यूअस आपको सर दर्द रहता है। अब ये हमारी ख़वातीन जो हैं वो इस चीज़ को निगलेक्ट कर देती हैं कि हम समझते हैं शायद काम ज़्यादा कर लिया, बिल्कुल, नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई, बिल्कुल सर दर्द रहता है, एक थकावट रहती है जिसको ख़वातीन भी अक्सर या अमूमन घर में भी इसको निगलेक्ट किया जाता है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को ना हम पॉजिटिव नहीं लेते कि या हम इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते कि एक औरत जो है उसको अगर थकन हो रही है, उसके सर में दर्द रह रही है या उसको सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते थकावट महसूस हो रही है, उसका सांस फूल रहा है, अचानक से दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, जब इस तरह की अलामात आना शुरू हो जाए, रंगत में भी तब्दीली रंगत पीली पड़ जाती है। अगर इसके कुछ साइंस ऐसे हैं जो जिस्मानी साइंस हैं, जिसमें आप कह लें कि आपकी जो आईज हैं उनका ये होता है कंजंक्टिवा, ये पीला पड़ जाता है, आंखों के नीचे हल्के आ जाते हैं, जो आपकी हथेली है वो पीली पड़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके होंठों के इर्द गिर्द हैं यहाँ पर भी ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। जब इस तरह की अलामात आना शुरू हों तो कहीं ना कहीं अगर औरतों को ये बात अवेयर हो, वेल अवेयर हों कि हमें ये अलामात आ रही हैं, तो दैट मीन्स कि उनके अंदर खून की कमी होती है। तो बच्चियों में तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि हम इस चीज़ को हम कहते हैं अच्छा जी बच्चियां शादी से पहले डाइट कर रही हैं और अपनी डाइट का ख्याल बिल्कुल नहीं रख रही, तो ये तो एक बुनियादी हिस्सा है जिस पे हमें गौर करना है। बिल्कुल, असल में डाइट का मकसद ये थोड़ी है कि हम अपनी बॉडी को स्टारवेशन पे ले जाएं या भूख पे ले जाएं। डाइट का असल मकसद है कि हमने राइट डाइट खानी है, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स को हमने राइट चॉइसेस के तौर पे लेना है। हमारा रुझान जो आजकल की जो ख़वातीन है या आजकल के बच्चों का जो रुझान है वो ज़्यादा जंक फूड की तरफ हो गया। जितना जंक फूड खाया जा रहा है उतनी ही उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू कम है। जितना ऑर्गेनिक फूड यानी कि अगर घर की अज्जा खाई जाएंगी, जितनी ज़मीनी अज्जा खाई जाएंगी, जिसके अंदर अगर मैं आयरन रिच मैं आपसे पूछने वाली थी कि हम कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जिससे हम आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ग़िज़ाएँ भी इस तरह की नहीं है कि जो नॉन अफोर्डेबल हों। मैं आपको वो ग़िज़ाएँ बताऊंगी जो घर में आम इस्तेमाल हो रही हैं, हर इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हम आते हैं एनिमल सोर्सेज पे, यानी कि गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो लड़कियां शौक से नहीं खाती। बड़ी ईद आती है, हम ज़्यादा जो है जिस स्मेल आ रही है और बच्चियां साइड पर हो जाती हैं और वो रुझान ख़त्म होता जा रहा है कि बड़ी ईद पे गोश्त खाया जाए। अब वो जो गोश्त है उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक, अगर हम कलेजी की बात करें, जो बकरे की कलेजी है सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन है। अगर मैं हथेली का आपको साइज़ बताऊँ, इसको कहते हैं 3 आउंस, ठीक है। 3 आउंस यानी कि आपको ऑलमोस्ट 90 ग्राम्स देती है, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 5 से 7 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन है। एक औरत की या एक एडोलेसेंट लड़की की 18 मिलीग्राम्स ऑफ रिक्वायरमेंट है, उससे 5 से 7 तो आपकी इतनी, अगर आप हथेली पे कलेजी रख के खाएं तो वो 5 से 7 मिलीग्राम तो यहाँ से कवर हो गई। उसके बाद में प्लांट सोर्सेज की अगर बात करूँ तो हर घर में हर दूसरे या तीसरे दिन दालें बनती हैं, ठीक है। इसके अलावा घरों में पालक भी बनती है, जो हरी सब्जियां हैं वो भी बहुत शौक से बनती हैं। लेकिन एक ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से आयरन अब्जॉर्ब नहीं हो पाती। जो जितनी भी आप कह लें प्लांट सोर्सेज हैं उनको, उनके अंदर जो आयरन है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड करना पड़ता है, वो है विटामिन सी, ठीक है। हम कितनी ही लोग हैं घरों में जो लीमू का इस्तेमाल करते हैं। लीमू एक रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है। अब आयरन क्योंकि नॉन अब्जॉर्प्टिव फॉर्म में है दालों में भी और हरी सब्जियों में भी, तो जब भी घर में हरी सब्जियां बनाएं उसमें साथ आप लीमू का इस्तेमाल करें। जब आप लीमू का इस्तेमाल करेंगे तो आयरन अल्टीमेटली आपके गट में अब्जॉर्ब होगी। उसके अलावा हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि खाने के फ़ौरन बाद हम चाय को चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। जैसे ही चाय चूल्हे पे चढ़ती है इधर से आयरन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि चाय में टैनिन्स हैं, कैफीन है, वो आयरन को अब्जॉर्ब नहीं होने देती है, आयरन के साथ बाइंडिंग कर देती है, जिसकी वजह से जितना भी आयरन होता है वो वेस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो आपने अच्छी खुराक खा के आयरन का सोर्स अपने लिए सिलेक्ट भी किया है, वो इन चीज़ों से आप ख़त्म कर देते हैं। मेडिसिन से हम वो क्या कभी पूरी कर सकते हैं और वो क्या ग़िज़ा से बेहतर होती है? जी ये किरण, अच्छा हमने लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में पिछले कई सालों से हम लोग खाना खिलाते थे, तो वहाँ पे एमएस थे, फौत हो गए। ये बेसिकली क्रेडिट उनको जाता है। उन्होंने कहा कि हमें कुछ न्यूट्रिशियस लड़कियाँ दे दें। हमारे यहाँ स्टंटिंग के साथ बहुत औरतें जो हैं बेबी डिलीवर करती हैं,
तो हम उनको इसके ऊपर काउंसलिंग करें। अच्छा, पिछले 3 साल में ऐसी औरतें जिन्होंने लो वेट बेबी डिलीवर किए थे स्टंटिंग के साथ, उन्होंने ऐसी औरतें रजिस्टर की कि उन्होंने कहा हमारे पास 51 औरतें ऐसी आ गई 51 जो कि पहले भी इनके जो बेबी डिलीवर हुए वो स्टंटिंग के साथ हुए, इनके ऊपर इंटरवेंशन करें। वहाँ पे हमने न्यूट्रिशनिस्ट लड़कियाँ प्लेस कर दी, उन्होंने उनकी काउंसलिंग की, रेगुलर बेसिस के ऊपर आयरन फॉल्स और ये विटामिन ये सप्लीमेंट्स वगैरह दिए, उनको फॉलोअप करती रहीं। और 1 साल के बाद जब ये डिलीवरीज हुई तो 47 डिलीवरी जो हैं उनके जो बेबीज़ थे वो मोर देन 3 kg मतलब वेट के साथ हुए। तो ये एक दिमाग की बत्ती खुल गई, ये तो बड़ा काम हो गया। यानी ये मेन सोर्स है, अगर आपका आयरन लेवल बहुत अच्छा है तो आप सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकते हैं। आयरन प्रिपरेशन बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं और अच्छी डॉक्टर अगर आपको प्रिस्क्राइब कर दे, न्यूट्रिशनिस्ट कर दे। फिर हमने क्या किया, अब ये आयरन वाला अगर आप जाए ना ऑल्टरनेट पे तो लोगों को बड़े इश्यूज हो जाते हैं, इसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन का इशू तो इससे बहुत आम है, उसके लिए फिर क्या करना है जोहा? इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली हैं। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया भी हो जाता है, समटाइम्स नोजिया भी होता है कि मतली सी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको वक्त का पता होना चाहिए कि किस वक्त आप आयरन की गोली खा रहे हैं। ड्यूरिंग द मील्स यानी कि दोपहर का खाना खाया, साथ ही आपने आयरन की गोली खाई, उसके साथ आपने 8 से 10 ग्लास पानी के पीने हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम दवाई तो खा लेते हैं, हम पानी नहीं ज़्यादा पीते। ठीक है, जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे उतना ज़्यादा हमारे जो सिम्टम्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज़ द थिंग। ठीक है, अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं आयरन की टेबलेट तो आपको साथ ये वाली एहतियात करनी है। वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा आपको मतलब बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 8 से 10 ग्लास पानी। आइडियल आपका HP लेवल क्या होना चाहिए अगर हम सजेस्ट करें खास तौर पे खवातीन को? 12 से ज़्यादा, 12 से 16 के दरमियान होना चाहिए। और मर्दों में जो है वो 13 से 17 के दरमियान होना चाहिए। 25 प्लस आप बता रहे हैं तमाम है ओवरऑल। आप ये देखें ना कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी अगर हम ये कहते हैं एक विशियस साइकिल ऑफ एनीमिया, एक हामला औरत है अगर उसमें खून की कमी है तो एक ऐसा बच्चा पैदा कर रही है जो खून की कमी के साथ पैदा हो रहा है। एक एनीमिक लेडी एक एनीमिक बच्ची पैदा हो रही है, वही एनीमिक बच्ची जब बड़ी हो रही है तो वो एनीमिया का शिकार है। अब ये साइकिल नहीं टूट रहा। अब उसका नुकसान क्या है कि वो जो एनीमिक बच्ची है, एक तो उसको अपनी माँ का दूध नहीं मिला, ठीक है। अब वो जो आयरन है वो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इंटेलेक्ट लेवल में। अब आप उस बच्चे को बड़े से बड़े स्कूल में भी बेशक डाल दें, लेकिन क्योंकि आपने उसकी आयरन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, उसकी एक्स्ट्रा थिंकिंग पावर्स, उसका इंटेलेक्ट लेवल, उसका एक कंप्लीट मेमोरी जो है वो प्रोसेस होने में अब आपने उसको डिले कर दिया। उसमें उस बच्चे का कसूर नहीं है। और जैसे ही वो बच्चा 2 साल की उम्र तक पहुंच गया है, अब उसके बाद देयर इज़ नो रिवर्स ऑफ इट। एक दफ़ा वो नुकसान आपने उस बच्चे का कर दिया। और उसमें माओं को ये एक हिदायत है कि एक रिक्वेस्ट है कि अल्लाह पाक भी कुरान पाक में फरमाते हैं कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में एक रेशो देखें तो 48% फीमेल्स हैं जो सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं। बाकी अगर हम बात करें तो माँ के दूध के अंदर सिर्फ आयरन है। फोर्टिफाइड मिल्क ले लें या अगर आप गाय का दूध भी ले लें, माएँ अक्सर क्या करती हैं, गाय का दूध उसके अंदर पानी मिला के तो वो बच्चे को पिलाती हैं। उसका नुकसान ये होता है कि गाय के दूध में आयरन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे का इंटेलेक्ट लेवल डेवलप नहीं हो रहा। वो बच्चा जब 3 साल की उम्र में पहुंचता है, अगर हम एक आम नोटिस में चीज़ लें तो अगर आप घर में कामवाली का बच्चा देखें और अपना बच्चा देखें तो आपको उसके और अपने बच्चे के हाइट में एक वाज़ह डिफरेंस पता चलेगा। ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाता है। सिमिलरली ये बच्ची जब बड़ी होती है तो अगर इसकी हाइट इन सब आप कह लें कि निग्लिजेंस की वजह से अगर उसकी हाइट 4'9" से नहीं बढ़ती है, 4 फीट 9 इंचेस से अगर उसकी हाइट नहीं बढ़ी तो देयर आर हाई चांसेस कि वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाएगी। तो ये एक नुकसान है जो माओं को चाहिए कि ब्रेस्ट फीड करें ताकि आयरन लेवल्स बच्चे के पूरे हों, बच्चे का इंटेलेक्ट लेवल बने, बच्चा अपनी हाइट में और बच्चा अपनी एज में कंप्लीट। अच्छा जी, अब तशखीस कब और कितनी देर बाद रिकमेंडेड है? अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराना चाह रहे हैं अपना ब्लड लेवल देखने के लिए तो कितनी देर बाद रिकमेंडेड है? एक चीज़ समझने की है कि आयरन डेफिशिएंसी या अनीमिया को बीमारी नहीं है, इट्स मेडिकल कंडीशन, ठीक है। और जैसे ही सिम्टम्स आपके अंदर वो आने शुरू हो जाते हैं तो आप इमीडिएटली टेस्ट करवा लें। और बेस्ट इंटरवेंशन है कि ब्लैक डेट जो काली वाली खजूर है ना, दैट इज़ बेस्ट इन आयरन। आप घर में बच्चों को खिलाना शुरू कर दें, आप खुद खाना शुरू कर दें, आप देखिएगा कि उनका लेवल कैसे एकदम राइज होता है। हमें गवर्नमेंट ने 2 स्कूल दिए हैं, गर्ल्स स्कूल हैं इस्लामाबाद के, वहाँ पे हम दोपहर के खाने के साथ ब्लैक डेट्स दे रहे हैं। ऐसी ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं वहाँ बच्चियों के अंदर, उनकी ग्रोथ के अंदर, उनके मतलब इंटेलेक्ट लेवल, उनका परफॉर्मेंस, कि वो टीचर परेशान है।
ग्रेट। अभी हम इसके ऊपर काम करें, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाके बच्चियों के टेस्ट करते हैं, आयरन फोर्स भी दे देते हैं वहाँ पे उनको, और रेगुलर 3 महीने मॉनिटर करते हैं और उसके बाद वो रिकवर कर जाती हैं। 4 इंस्टीट्यूट हैं पंजाब के जो कि गवर्नमेंट के हमने क्लियर किए, उनको 3 महीने की इंटरवेंशन दी, मेडिसिन दी, उनके टेस्ट हुए, काउंसलिंग हुई, और जो डाइटरी इंटरवेंशन थी वो भी हमने उनकी ठीक करवाई। तो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के 4 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और वहाँ हॉस्टलाइज रही तमाम की तमाम बच्चियाँ। तो लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और साहिवाल, ये इंस्टीट्यूट क्लियर हो गए। सिटी 42 के अंदर भी हमने इंटरवेंशन की और यहाँ पे भी इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता हम ये चाह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो उसके बारे में, और वो लोग जो ख़वातीन जो डिफरेंट जॉब्स कर रही हैं, अगर उनका एनीमिया पूरा हो जाता है तो उनकी परफॉर्मेंस जॉब्स में 30% रेज कर जाती है। ऑब्वियसली आप थकेंगे नहीं, आप एक्टिव रहेंगे, आप अच्छे अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जी। अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं, अगर आप का काम करने को दिल नहीं कर रहा, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को आपने ये देखना है कि आप खून की कमी का शिकार तो नहीं है। ख़ास तौर पर ख़वातीन, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। मैसेज क्या होगा जी? मैसेज अवेयरनेस जितनी ज़्यादा हम कर सकें एनीमिया के बारे में, ख़वातीन को बताएं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं और वो हम बचा सकते हैं अपनी आने वाली नस्ल को। आपको एक बात बताऊं, तकरीबन 4 इंच जो है कद पाकिस्तान में लोगों का रिड्यूस हुआ है सिर्फ इस डाइट की वजह से। मैसेज वाइट जो है मैदे से बनी हुई चीज़ छोड़ दें, बेकरी आइटम छोड़ दें, जंक फूड छोड़ दें, ठीक है। जो नॉर्मल जो हमारे जो ट्रेडिशनल जो फूड है उसकी तरफ आएँ तो आप ये देखिएगा ये प्रॉब्लम ही नहीं होने का। ठीक। ज़ोहा, मेरी तो ख़ास तौर पे जो लड़कियां जॉब कर रही हैं, क्योंकि मैं डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती हूँ, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दोज वुमेन हु गो आउट एंड स्टडी एंड इवन डू देयर जॉब्स, तो अपने बैग में 3 खजूरें रख लें, पम्पकिन सीड्स रख लें। पम्पकिन सीड्स आर गुड फॉर देयर हेल्थ एज वेल, और अलॉन्ग विद दैट वो उनको आयरन भी पूरी करेंगी। Being a healthy woman, you can donate a lot to your country. तो ये बड़ा अच्छा मैसेज है। आप अच्छी तरह से बहुत सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपकी सेहत अच्छी होगी, अगर आपके जिस्म में खून की कमी नहीं होगी। तो ये आज का बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज खास तौर पर ख़वातीन के लिए था। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। साफ़ सुथरा माहौल आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का ज़ामिन है। और अभी ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, आज स्टिल अगर देखा जाए तो कल हम बड़े खुश हो रहे थे कि शहर लाहौर 5वें नंबर पर है आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में, तो आज फिर पहले नंबर पर आ चुका है। सो रीज़न इसकी क्या है? अब इसको छोड़ दें, अब आगे जाने की ज़रूरत है, अब प्लानिंग करने की ज़रूरत है। हमारी आने वाली नस्लें साफ़ सुथरे माहौल में सांस कैसे ले सकती हैं, साफ़ सुथरा पानी हमें कैसे मैसर आ सकता है, ये सब चीज़ें अगर आज प्लान ना की गई तो आज से कहीं आगे जो है वो हालात बुरी हो जाएंगे हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। सो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज तो हम देख रहे हैं ना कि हम नज़ला ज़ुकाम बुखार इन अलामात के साथ है, खुदा ना खास्ता ये आपकी ज़िंदगी भी कम करते चले जा रहे हैं और आगे जाके ये मज़ीद ख़तरनाक होंगे। इसके लिए क्या करना है? इस क्लाइमेट चेंज को समझना है, इस सब्जेक्ट पे काम करना है, रिसर्च करनी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है ताकि आने वाले टाइम में आप इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सके। ऐसे में हम कैसे भूल सकते हैं रूडा जो अपनी काविशें कर रहा है, नया शहर जो कि आबाद किया जा रहा है और यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जा रहा है। चाहे वो आप इन्वायरमेंट की बात कर लें, चाहे वो आप साफ पानी की बात कर लें, वेल प्लान एक सिटी बनने जा रहा है। अच्छा जी, रिसेंटली हम जिक्र कर लेते हैं, अभी एक इनका डेलीगेशन गया हुआ था जी और बहुत ज़बरदस्त बाकू में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से डिस्कस भी हुई। मकसद क्या था और वहाँ पर कैसा गेट टुगेदर रहा, कौन कौन से मौज़ूआत ज़ेर बहस रहे, उस पर भी बात होगी और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ रूडा में हैं, माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या क्या प्लानिंगें की जा रही हैं। डायरेक्टर क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट रूडा मिस आहद यूसुफ खान साहबा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। अभी रिसेंटली आपके टूर पे बात कर लेते हैं, COP29 जी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ बेसिकली ये यूनाइटेड नेशंस की एक काविश है। ये इस पूरा एक सेटअप होता है। COP29 में तकरीबन 250 से ज़्यादा ममालिक ने शिरकत की है वहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह लकीली हम पंजाब की साइड से रूडा ने भी, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने विद
पंजाब गवर्नमेंट डेलीगेट्स की तौर पे हमने वहाँ पे अपना पाकिस्तान पेविलियन पे प्रेजेंट किया है अपना एक जो हमारा स्मोक से रिलेटेड इशू था। हमारा मौजूद था ट्रांसफॉर्मिंग एयर क्वालिटी। बेसिकली हमारा पूरी दुनिया को बताने का मकसद था कि हमारे 250 से ज़्यादा ममालिक वहाँ पे आए हुए थे, तो हम लोगों को वहाँ पे एक पूरी दुनिया को अपना बताना था कि हम स्मोक में और एयर क्वालिटी के किन मसलों से दो चार हैं। हाँ। और सारी दुनिया के सामने हमने वहाँ पे और ये बड़ा एक हेल्दी एक्टिविटी होती है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आपको दूसरे ममालिक किस तरह से इस इशू से बाहर निकले आप एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा पाकिस्तान पेविलियन पे भी ब्लू जोन में भी हमारा था एक सेगमेंट, और फिर ग्रीन जोन में भी हमने एक सेगमेंट अरेंज करवाया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, यूनाइटेड नेशन के लोग, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लोग, और वहाँ कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड एंटिटीज़ हज़ारों की तादाद में लोगों ने ब्लू जोन में भी शिरकत की, जिसमें सब ने देखा कि हम किन मसाइल से दो चार हैं और उसका हल भी तजवीज़ करने की हमने ओपन पैनल डिस्कशन की, जिसमें हमने अपने मसले बताए और उस पैनल डिस्कशन के तहत जो उसके हल है उसको भी हमने मद्देनज़र रखा कि किस तरह से हम इसको, क्या हल है इस एयर क्वालिटी के इशूज़, ताकि दुनिया जो है वो भी अपना उसमें इनपुट दे सके कि हमें किन मसाइल का शिकार है। और फिर इसमें हमें फाइनेंसिंग की भी ज़रूरत है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की, कि इसके हल के लिए जो हमें लोन या ग्रांट की सूरत में दरकार हैं पैसे, और ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री ने इसमें हमारा साथ दिया। मिनिस्ट्री के लोग हमारे साथ शामिल थे इस पैनल डिस्कशन में भी और इस सारी डिबेट्स में भी। तो कैसी तजावीज़ सामने आई? स्मॉग बहुत बड़ा इशू बन चुका है, इसके लिए अभी आपको कुछ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ जिनको हम अभी इम्प्लीमेंट कर सके, कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जी, तो कुछ सजेशंस आपको ऐसी लगी कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जी, हमारी सजेशंस, हमने शॉर्ट टर्म मेजर्स भी वहाँ पे सब लोगों के सामने प्रेजेंट की, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए होते हैं, उन्होंने जैसे वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट थे वहाँ निकोलस, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और वर्ल्ड बैंक का बताया कि किस तरह वर्ल्ड बैंक जो है क्लाइमेट चेंज और इस एयर क्वालिटी में हमारे लिए मददगार साबित होगा और किस तरह कौन सी मेजर्स हम लेंगे। तो उनका ऑलरेडी हमारे साथ काफ़ी पंजाब गवर्नमेंट के साथ काफ़ी मंसूबे चल रहे हैं, जैसे पंजाब क्लीन एयर एक्शन प्लान है उनका, एक रिसेंटली आने वाला है। तो ऑलरेडी एयर क्वालिटी पे वो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, उनकी क्लाइमेट डेवलपमेंट रिपोर्ट भी एक सामने आई हुई है। उन्होंने हमारा काफ़ी हेल्प किया मेजर्स डेवलप करने के लिए। और उसके अलावा बाकी वहाँ पे पूरी दुनिया, यूनाइटेड स्टेट्स से भी जैसे, और ADB के लोग थे, GAG के थे लोग और मिनिस्ट्री के लोग थे, इन्होंने मेजर्स रिकमेंड की, बताई कि किस तरह से हमें इंटर प्रोविंशियल और विद द फेडरल हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं ये तमाम मेजर्स। ओवरऑल अगर हम आपका देखें तो ये दौरा बड़ा अच्छा साबित हो सकता है और वो चीज़ें आप इधर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। हम आ जाते हैं नया शहर जो आबाद हो रहा है, क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है। सो इसको देखते हुए कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ जो आप समझती हैं कि रूडा लेकर आ रहा है और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बना रहा है कि कम से कम आने वाले सालों में हमें मसाइल का सामना नहीं होगा? देखिए, क्लाइमेट चेंज में देखा जाए तो रिवर रावी जो है वो मेजर एक पार्ट है। क्लाइमेट चेंज को देखा जाए अगर कार्बन एमिशंस रिडक्शन के लिए, तो महमूद बूटीज़ की मैं एक मिसाल दूंगी। महमूद बूटी एक कूड़े की एक डंप साइट है, वहाँ पे सालों साल से कूड़ा जो है बेतरतीबी बगैर किसी मैनेजमेंट के फेंका गया। अब वहाँ से ऑब्वियसली फ़ज़ाई आलूदगी भी का भी सामना है शहर को, और बिल्कुल ऐसे ही है। और ज़मीनी आलूदगी, मतलब जो लीचेट के थ्रू उसके ज़मीनी असरात भी सामने हैं। तो इन दोनों के हल के लिए हमने एक तो वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू हमने कूड़े का डंप करके एक साइड पे हमें उसको
एक उसके ऊपर जियोथर्मल लेयर लगा के, महमूद बूटी जो कूड़े की साइड है, उस कूड़े को हटा के उस पर लेयर लगा के उसको लीचेट को भी उसका खात्मा करेंगे और उसके ऊपर एक पूरा ग्रीनरी करके और सोलर पावर के थ्रू उसको एक नया गार्डनिश एरिया में यानी एक बाग में तब्दील कर देंगे। यानी इससे कूड़े का भी खात्मा होगा, लीचेट का भी खात्मा, फ़ज़ाई आलूदगी में भी, कार्बन एमिशन में कमी होगी, जिससे जो अल्टीमेटली माहौलियाती जिसे कहते हैं ना असरात को भी में कमी आएगी। लेकिन प्लस जो उसमें सबसे बड़ी हम चीज़ करने जा रहे हैं वो कार्बन क्रेडिट्स। आप कह रही थी, आपका पहले सवाल था COP29। COP29 में बेसिकली हम लोग वहाँ पे सारी दुनिया के सामने अपना ये इशू रखने जा रहे थे कि हमें जो अभी तक कार्बन क्रेडिट्स के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है, अभी तक हम हुकूमती तौर पे भी कार्बन क्रेडिट्स में कामयाबी हासिल नहीं कर सके पंजाब में। हाँ, सिंध में तो मैनग्रोव्स में उन्होंने काफ़ी हद तक कार्बन क्रेडिट्स के लिए अपने हासिल भी किए, अर्न भी किए, लेकिन पंजाब अभी तक कार्बन क्रेडिट्स अर्न नहीं कर सका। तो वो एक वे आउट और पाथ डेवलप करना था हमने, वो इंटरनेशनल एंटिटीज़ के थ्रू किस तरह से वीरा या आर्टिकल 6 के तहत या एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज गोड जो है वो इंटरनेशनल लोग हैं जो कुछ मिलके आपस में वो काम कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट्स पे। तो हमें बेसिकली इन सब को एक्सेस करना था COP29 में कि हम कार्बन क्रेडिट्स इस महमूद बूटी को डेवलप करके किस तरह से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्मॉग के असरात हम सब भुगत रहे हैं जी। इस नए शहर में इन चीज़ों को कम करने के लिए किन किन चीज़ों पर गौर किया जा रहा है? ऑब्वियसली हमें प्लांटेशन सबसे बड़ा है इसमें, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं उसमें? हमारा जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है वो बहुत तेज़ी से जितनी पैरालिसिस प्लांट्स हैं या जितना आलूदगी पैदा करने वाले हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बैनिंग की तरफ आ रहे हैं कि उसको बंद करना। और उसमें यह है कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो बंद करना एक हल नहीं है, बिल्कुल बंद हल नहीं है। उसमें हम अब नए जदीद हल की तरफ आ रहे हैं, की तरफ जाना चाहिए। मतलब पूरी दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है, बहुत सारी जदीद टेक्नोलॉजी को आप फॉलो करें, आप अपना काम करें। तो उसमें रिसोर्स एफिशिएंट क्लीनर प्रोडक्शंस जो है हमारी जो कि जिसमें हमने इंडस्ट्रीज़ को ये एनालिसिस इंडस्ट्रीज़ का करना है कि क्या उसमें कौन सी ऐसी मशीनरी लगाई जाए जिससे कम से कम धुआं हो, जिससे आलूदगी के असरात से ज़्यादा बचा जा सके। तो वो मशीनरी बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाना है नई टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये हल जो है वो रूडा जो है वो अपनी इंडस्ट्री जो उसके रीजन में है इंडस्ट्री, उसमें तो हम ये हल पेश करना चाहते हैं। साफ पानी एक बहुत बड़ा मसला है जी, बिल्कुल है। आई डोंट नो कि मुश्किल से ही कोई इलाका होगा जहाँ पर आपको पानी के नलके में साफ पानी पीने के काबिल तो ये पानी है ही नहीं। तो इस नए शहर में साफ पानी के लिए क्या किया जा रहा है? हमारे आपने बिल्कुल सही कहा, एक यूनिवर्सिटी ऑफ येल में स्टूडेंट्स ने स्टडी की है, उसके मुताबिक जो रावी है वो दुनिया में पहले नंबर पे है आलूदा तरीन पानी के हवाले से। इसमें फार्मास्यूटिकल ज़रात इतने ख़तरनाक हद तक हैज़र्डियस ज़रात हैं जो कि ना सिर्फ पीने के हवाले से ये नीचे सीप थ्रू करते हैं ज़रात के लिए, किसानों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। यानी ये इसका पानी जो है वो इंतहाई मुज़र सेहत है। तो उसके लिए रूडा ने तजवीज़ की 8 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स डिफरेंट जगह पे, जिसमें सबसे बड़ा जो 152 MGD का प्लांट है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उससे ना सिर्फ हम पानी को साफ़ करेंगे बल्कि जो इसके जो कार्बन जो एमिशंस हैं और उसके जो हमने बचाना है उस पानी को उस कार्बन ज़रात से, उसके थ्रू हम अपने कार्बन क्रेडिट्स भी हासिल कर सकते हैं। तो मतलब ये ना सिर्फ पानी को साफ़ करेंगे हम जो रावी का पानी है, बल्कि उसको बाहर के ममालिक के थ्रू हम अपना उससे मज़ीद ज़र मुबादला भी हासिल कर सकते हैं। बड़ा अच्छा प्लान है ये। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए?
ये कि जैसे मैं अगर कहूँ कि महमूद बूटी को हमने साला साल एक कूड़े से भर दिया। हाँ। फिर हमने सबने कह सकते हैं कि एक राबी को हमने किस तरह से आलूदा कर दिया, हमने मिलके किया। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक ऐसा मतलब इंडिविजुअली भी एक जैसे कि इनफरादी तौर पे भी इसमें अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है कि हम इसको सोचें कि जब हम ये सब कतरा कतरा दरिया बनता है। बिल्कुल, तो सफाई जी वैसे निस्फ़ ईमान है, हम सब मिलकर अपना रोल प्ले करेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे को जो है वो तनकीद कर देते हैं, अपना रोल प्ले नहीं करते, तो वो उसमें हमने सोचना है और इंडिविजुअली हमने इसके हल तलाश करने हैं। और कि दुनिया जदीद तरक्की से और जदीद तौर से किस तरह से आगे लेके जा रही है। टाइम अगर ये टाइम निकल गया तो फिर बहुत मुश्किल टाइम आ गया जी, हम तो इस फिजा में सांस लेने के काबिल भी नहीं रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं जी। थैंक यू। वेलकम बैक। बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं जी। कल की पहले शामिल करेंगे 25 को जिनकी बर्थडे थी, क्योंकि कल अजमा बुखारी साहिबा लाइव आ गई थी तो उधर जाना पड़ा। सो आज हम जी माजरत के साथ विश कर रहे हैं 25 तारीख को जिनकी सालगिरह थी, अबू बकर जाहिद, और इसके बाद जी मुजाहिद, जहीर अहमद, अब्दुल रहीम, और इसके बाद जी निसा की, मोहम्मद अरहम की, सैयद बासित अली, अलीशा की सालगिरह थी कल, फैज़ान, और इसके बाद जी अयान, वासिफ, माहीन, और उसके बाद मोहम्मद ताहा। आप सब लोगों को और स्पेशली अबू बकर जी आपको भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। तो आप इंतज़ार करेंगे 26 तारीख को जिनकी बर्थडे है, आर्या कासिम की बर्थडे है, मोहम्मद उस्मान की बर्थडे है, मोहम्मद अब्दुल्ला नवीद, फैज़ान अली और इसके बाद जी रियासत अली की सालगिरह है। मोहम्मद उस्मान, हसन सुहेल, सैयद अली रज़ा, हैदर अली, मुबशर शाहिद और इसके बाद जी मोहम्मद जैन मेहदी और इसके बाद जी उसामा वारिस की सालगिरह है। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। इसके साथ ही कल जिसकी सालगिरह है आप अपने नाम हमें भिजवा दें, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।